गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, सबसे पहला तो न्यूज़ ये है कि नेटो और अमेरिका इस समय बहुत डिस्टर्ब्ड है। खासतौर से रशिया और चाइना ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लिया है, और खास बात है कि अमेरिका इस रेस में पिछड़ चुका है बुरी तरह से। इवन ईरान भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स में काफी आगे आया है। और ये अल्टीमेटली हुआ क्या दुनिया में? क्या नेटो कंट्रीज जो हैं या अमेरिका बदलते हुए मिलिट्री इक्वेशंस को पढ़ नहीं पाए कि दुनिया कितनी तेजी से आगे जा रही है? बहुत कुछ हो रहा है। यूक्रेन ने एक हमला किया और वो रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला हो गया, जिससे काफ़ी रेडिएशन फैलने का खतरा पैदा हुआ है। लेकिन सुना है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। नॉर्मली जो कन्वेंशंस हैं उसके मुताबिक आप कभी भी इवन वॉर के दौरान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करते या न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका ने जब B-2 बॉम्बर्स के द्वारा इस्फहान, नटांस और फोर्दो पे ईरान में अटैक किए थे, तो ये मिथ भी टूट गया कि आप हमला नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में 5 मेमोरेंडम साइन हुए हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार बांग्लादेश गए हुए हैं। साथ में चेतेश्वर पुजारा, भारत के बड़े खिलाड़ी, सभी फॉर्मेट से उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है स्पोर्ट्स से, यानी कि क्रिकेट से। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है और क्रिकेट लवर्स के लिए एक बड़ा लॉस भी है। हालांकि हम उनको अब पिछली सीरीज़ में एज ए कमेंटेटर तो देख पा रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास है कि पुजारा का जो गोल्डन टच था और जो वॉल, खासतौर से राहुल द्रविड़ के बाद कोई दूसरी जो वॉल पैदा हुई है भारत में, तो वो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ चेतेश्वर पुजारा थी। उनके बारे में थोड़ी सी आंकड़े देंगे, बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नाम तो नहीं ले पाएंगे आज, थोड़ा सा समय पहले ही हमने रिकॉर्ड किया है प्रोग्राम को। सबसे पहले आज बात करेंगे रशिया और चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स, उसकी रेस में पूरे के पूरे नेटो, यूरोप, अमेरिका से आगे कैसे चले गए और हो क्या रहा है। खासतौर से चाइना की जो मिसाइल DF-17 है, सुई की तरह नुकीली, 11 मीटर लंबी, 15 टन का वजन, ये डोंग फैंग मिसाइल्स थी जो काफ़ी फेमस मिसाइल्स हैं और दुनिया के सामने इस रूप में उन्होंने पेश की हैं। तो वहाँ पर परेड ग्राउंड में बीजिंग में इसकी पेशकश की गई और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो होती हैं जो स्पीड की रफ्तार से 5 गुना तेज होती हैं, यानी कि मैक 5 की स्पीड से भी तेज होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6,500-7 हज़ार किलोमीटर की इनकी रफ्तार होती है और इसको एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, ये ट्रैप कर पाने में असमर्थ होते हैं, वो उसको पकड़ पाने में मुश्किल में आ जाते हैं। और हमने ईरान इजराइल की वॉर में देखा कि ईरान की हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उसको किसी भी हालत में देखा जाए तो इजराइल की एरोडोम्स हों, आयरन डोम्स हों, डेविड ब्लिंग हो या एरोज हों, वो पकड़ नहीं पाए थे। और मुझे लगता है कि दुनिया एक नए, क्या कहते हैं, कंपटीशन में जा रही है और यूरोप इसमें पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूरोप के पास तो नेटो कंट्री जितने भी हैं, किसी के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है ही नहीं। तो रशिया और चाइना इसकी रेस में दुनिया में सबसे आगे निकल चुके हैं। अमेरिका अब कुछ कोशिश कर रहा है कि मैं भी कुछ करूं। ब्रिटेन के पास तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत साल पहले की बात है जब चाइना ने और रशिया ने खासतौर से हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर डेवलपमेंट शुरू किया था। और एक ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं, उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कुछ साल पहले कि हम चाइना को इमर्जिंग मिलिट्री पावर के रूप में शायद हम समझ नहीं पाए कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था।
हम यही नहीं समझ पाए कि चाइना की मिलिट्री पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से आगे बढ़ रही है और हम शायद उसे रीड ही नहीं कर पाए। हालांकि इजराइल के पास भी सुनने में आया कि कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो एरो 3 इंटरसेप्टर के तौर पर जिसे डिज़ाइन किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जिस तादाद के अंदर चीन और रूस के पास ये मिसाइलें हैं, वो तादाद ना तो नेटो के पास है, ना किसी और देश के पास है, ना इजराइल के पास है। तो कहीं ना कहीं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जो रशिया और खासतौर से चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत बड़ा है। दूसरा, रशिया को एक बिगेस्ट बेनिफिट ये मिला कि वो 3.5 साल से वॉर में है और उसकी जो वॉर मशीन्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं, इनोवेट कर रही हैं, जबकि बाकी लोग इनोवेट नहीं कर पा रहे। इसके मुकाबले चाइना भी इनोवेट कर रहा है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। अमेरिका अब एक डार्क ईगल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है और ये शायद जो रशियन मिसाइल्स हैं या चाइनीज मिसाइल्स हैं, ये उसके करीब करीब बराबर की होगी। अब ये जो मैक 5 की स्पीड जो होती है नॉर्मली 767 माइल्स पर आवर होती है, 5 गुना मतलब 3858 माइल। अब ये करीब करीब 6, 6.5 और 7,000 किलोमीटर के बीच में ये होती है जो हाइपरसोनिक स्पीड होती है। ये हाइपरसोनिक सुपरसोनिक की स्पीड से बहुत अलग है एक्चुअली। हालांकि सुपरसोनिक जो है वो जो साउंड की स्पीड होती है उससे ऊपर होती है, लेकिन वो काफ़ी हद तक मैक 5 की रफ्तार से सुपरसोनिक कम होती है। इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को खतरनाक माना जाता है। इसमें से एक मिसाइल जो है रशिया की एवनगार्ड है। एवनगार्ड ये सुनने में आया कि अब तक की सबसे तेज रफ्तार वाली वन ऑफ द, इसकी जो रफ्तार है मैक 27 है। मैक 27 20,700 मील यानी कि अप्रॉक्सीमेटली साहब 30,000 किलोमीटर के आसपास, 30,000 किलोमीटर की स्पीड इसकी होगी। तो ये ऐसी मिसाइल्स को तो आप इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकते। हालांकि जो अमेरिका कहता है कि इसकी जो स्पीड है 20,000 नहीं है, करीब 10,000 के आसपास है। अगर 10,000 भी है तो किलोमीटर में तो कम से कम नहीं तो 17,000 किलोमीटर के आसपास आ गई ना। तो 17,000 किलोमीटर की स्पीड भी मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसको रोकने में कामयाब है। तो अमेरिका को और नेटो को अब चिंता होगी, अगर वॉर हो गई इस टाइम तो हमारे पास तो वो क्षमता ही नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं हम उनका आखिर तक पता नहीं लगा पाते हैं, ना ही उनको रोक पाते हैं। और एक बार को रडार की सीमा से बाहर चला जाए, इस स्पीड के ऊपर उसको कैच करना बड़ा मुश्किल है रडार के लिए। ये दिक्कत है। तो अब क्या कह सकते हैं कि जो जिस शॉर्ट पीरियड के अंदर ये ट्रैवल करती है, जिस स्पीड से ट्रैवल करती है, वो स्पीड जो है किसी को भी बैफल कर सकती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया में, वो कहते हैं कि हाइपरसोनिक को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और ये डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग एक्सपर्ट ऐसे भी कहते हैं कि हमें रशिया के जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से हमें उससे डरने की ज़रूरत है कि रूस जो है चीन से तो बहुत आगे है, ये अमेरिका कहीं भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में रशिया के बराबर नहीं आता है। और ख़ासतौर से उसकी जो एक ऑर्शेनिक मिसाइल्स है उसने तो प्रूव कर दिया है वॉर के अंदर कि भाई ये बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और 10 मैक की तो स्पीड उसकी हमने देख ही ली है। तो जो टेस्ट की गई है उसमें, ये तो मतलब जब इस्तेमाल किया गया तब पता लगा कि 10 मैक तो चली है, 11 मैक की वो उसको क्लेम करते थे। तो 10 मैक पर मतलब 17,000 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। चलिए, ये तो अब जो भी हो रहा है मुझे लगता है कि जो चिंता का विषय है, और भारत भी शायद हो सकता है कुछ करे, और बाकी ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह तो कहीं दूर दूर तक क्या कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के आसपास फटक भी नहीं रहे हैं। अगली न्यूज़ पे आते हैं हम आपके साथ। यूक्रेन ने एक रशिया के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया। ये मुझे लगता है कि बड़ी एक अजीब सी कहानी निकल कर आई है यहाँ पर, और उसमें से थोड़ा रेडिएशन स्टार्ट हो गया। ख़ासतौर से जो कुर्स्क जो एरिया है वहाँ पे बहुत बड़े एटॉमिक पावर स्टेशंस हैं, तो उसमें एक को निशाना बनाकर अटैक किया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में जो कुर्स्क का जो एटॉमिक एनर्जी का जो प्लांट था उसमें से एक पार्ट को आग लगी, एक ट्रांसफार्मर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया है,
और जो पावर जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो रेडिएशन था वो नॉर्मल लेवल पे था और उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है उसकी आग वगैरह बुझा दी गई है, रेडिएशन को कंट्रोल कर लिया गया है। अब इस किस्म की अगर चीज़ें आप करोगे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन के ऊपर आप गिराओगे बम वगैरह, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसकी परंपरा किसने शुरू की? अमेरिका ने शुरू की, जब उसने जानबूझ के ईरान के जो 3 पावर प्लांट थे, इस्फहान, नतांज और फोर्डो प्लांट, जिसके ऊपर B-2 बॉम्बर से उसने बड़े बस्टर बंकर बम गिराए, यानी कि करीब करीब 13,000 किलो के जो बम थे, वो 30,000 पाउंड जिसे कह सकते हैं, वो गिराए थे। तो शुरुआत किसने की कि एटॉमिक एनर्जी के जो आपके जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर आप बम गिराएंगे। तो अब पता लग रहा है कि अमेरिका गिरा रहा है, तो यूक्रेन तो उसी का साथ ही बन चुका है, तो नेचुरली उसको भी ये लगेगा भाई मैं भी जाता हूँ और वो करूँ। इसके अलावा रशिया के एक लेनिनग्राद एरिया के उस्तलुगा पोर्ट है, वहाँ पर भी एक क्या कहते हैं कि एनर्जी एक्सपोर्ट टर्मिनल के ऊपर आग लगी। और अब जो भी है जैसा भी है, हालांकि अभी तक कोई बातचीत तो शुरू हुई नहीं है, पीस डील तो हुई नहीं है, पर कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि अ, जो हो रहा है वो ठीक दिशा में नहीं हो रहा है। अगर ठीक दिशा में होता था तो और बात होती थी। लेकिन चीज़ें जो है, मुझे अब भी कई बार लगता है कि वॉर रुकने वाली है नहीं है। भले जितने मर्जी समझौते कर ले, जो मर्जी कर ले, उसका बहुत बड़ा रीज़न है जो नेटो कंट्रीज़ है, अमेरिका को छोड़ के किसी को इंटरेस्ट नहीं है वॉर को रोकने में। और दूसरी क्या है कि उनकी हथियारों की जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ना, हथियारों की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, माल बिक रहा है, पैसे आएंगे आज नहीं तो कल आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हथियारों की इंडस्ट्री है ज़ोर शोर से चलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आते हैं अगली खबर के ऊपर, और वो ये है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इशाक डार, बांग्लादेश के दौरे पे, और 5 मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए गए हैं। इसमें वीज़ा एग्जम्पशन की बातें की गई हैं, इसके साथ जो ट्रेड है उसको मजबूत करेंगे, एक जॉइंट वर्किंग कमेटी बनाई जाएगी, और जो दोनों देशों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में भी एक्सचेंज होगा, खासतौर से कई मुद्दों के ऊपर। साथ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अभी तो उनका दोनों देशों के बीच में जो कारोबार है वो $1 बिलियन से भी कम है, $1 बिलियन से भी कम है। लेकिन आने वाले सालों में हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसमें बताया गया कि जो उसका खासतौर से एक ट्वीट है कि फॉलोइंग द डेलीगेशन लेवल टॉक्स इन ढाका टुडे, द फॉरेन मिनिस्टर and foreign advisor of Bangladesh oversaw signing of 6 instruments between Pakistan and Bangladesh. The list includes agreement between Pakistan and Bangladesh on visa abolition and some other points also. तो ये इसमें जॉइंट एक्शन कमेटी आएगी, इसमें जो फॉरेन सर्विसेज की जो अकेडमीज़ हैं उसके बीच में जो आपस में कोऑर्डिनेशन उसको बढ़ाया जाएगा। साथ में बांग्लादेश की जो न्यूज़ एजेंसी है, बांग्लादेश संवाद संस्था, और पाकिस्तान की एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन, उसके अंदर एक्सचेंज बढ़ेगा। और साथ में बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट और है, और इस्लामाबाद की जो एक और इंस्टीट्यूट है, उसके बीच में भी आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा। साथ में कुछ कल्चरल एक्सचेंजेस की बात भी की गई है। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि जहां पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दरअसल इस समय बांग्लादेश आए, करीब 13 साल के बाद ये कोई भी पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पर आया है। एक खबर भारत से, जो कि चेतेश्वर पुजारा, जो कि टेस्ट मैच की बैकबोन माने जाते थे, उन्होंने सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। और दरअसल 2005 से लेके 2025 तक उनका ये सारा टेन्योर रहा है, और काफ़ी सक्सेसफुल टेस्ट प्लेयर रहे हैं। 103 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 7,195 रन्स बनाए हैं, 43.6 उनका बैटिंग एवरेज है जो बहुत क्लासिक है। 19 सेंचुरीज़ हैं, 35 हाफ सेंचुरीज़ हैं। टॉप स्कोर उनका डबल सेंचुरी एक है जो 206 रन है।
तो काफ़ी अच्छा उनका रिकॉर्ड है। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो सौराष्ट्र के लिए खेलते उनके कोई मतलब सान ही नहीं है, उसको उनके जैसा बैट्समैन पैदा ही नहीं हुआ है। 21,000 रन है उनके, बैटिंग एवरेज 51.8 है और वहाँ पे 66 सेंचुरीज है वहाँ पर उनकी 66 और 81 हाफ सेंचुरीज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। रणजी ट्रॉफी वगैरह में जो टॉप स्कोर है उनका फर्स्ट क्लास में 352 है। तो एक काफ़ी बड़ा उनका जो क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड है और क्या कहा जाए उसको, ऐसे प्लेयर का जाना अपने आप में कम से कम भारत के लिए तो एक बड़ा लॉस है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जो प्लेयर आता है वो जाता भी है और कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आता है कि जब उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। गुजरात राजकोट में जन्मे ये प्लेयर जो थे 25 जनवरी 1988 में इनका जन्म हुआ था और शायद पूरे के पूरे सौराष्ट्र की क्रिकेट को और गुजरात की क्रिकेट को उठाने में चेतेश्वर पुजारा का बहुत बड़ा योगदान है। और भारत के जितने भी बेहतरीन बैट्समैन हिस्ट्री में हुए हैं उनमें चेतेश्वर पुजारा को हमेशा याद किया जाएगा। और वो राहुल द्रविड़ के बाद एक हिंदुस्तान के क्रिकेट में वॉल माने जाते थे और इतनी जल्दी आउट नहीं होते थे वो, उनको आउट करना बहुत मुश्किल था, उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। हालांकि अब वो कमेंटेटर के तौर पर भी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें नजर आए। तो हमारी ओर से उनको जो पोस्ट रिटायरमेंट है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हेल्दी रहें, अच्छे रहें और क्रिकेट को अपनी जो सर्विसेज दे सकते हैं एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए गाइड या एज ए कमेंटेटर ज़रूर देते रहें। कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा को हम हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शानदार बैटिंग क्रिकेटर के तौर पे याद रखेंगे, क्योंकि 100 से ऊपर टेस्ट मैच खेलना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होता है। 103 टेस्ट मैचेस इज़ ए वेरी बिग एंड लॉन्ग कैरियर और 7,100 के रन्स हैं। तो सैल्यूट टू चेतेश्वर पुजारा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आप एनकरेज करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी और 9:30 पे देखना मत भूलिएगा डेली न्यूज़ इंडिया पे हमारा वर्ल्ड न्यूज़ प्रोग्राम। कुछ और उसमें मुद्दे होंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। विदा लेते हैं आपसे। गुड नाइट।